ना इस्तीफा दे रहा हूँ, ना वापस कमेटी जा रहा हूँ। पाकिस्तान कर्जे अदा करने के लिए कर्जे ले रहा है। पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। हुकूमत अखराजात कम करने चाहिए, मगर हुकूमत नहीं कर रही। हमें अब कोई कर्जा नहीं दे रहा। हम अपने असासे बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई खरीदना नहीं चाहता। मुल्की और गैर मुल्की कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मईशत तबाह हो रही है और इस्लामाबाद में कोई परेशानी नहीं है। ये कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कैसर बंगाली साहब, जो कि हुकूमत की माशी टीम के हेड थे और 3 कमेटीज को हेड कर रहे थे, जिसमें ऑस्टेरिटी कमेटी, राइट साइज कमेटी और कमेटी टू कंट्रोल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंसेस थे। ये इंतहाई मैं समझता हूँ अलार्मिंग है, और जब हुकूमत की तरफ से ये कहा जाए तो ज़्यादा अलार्मिंग होती है। हम तो पहले ही कह चुके हैं, तकरीबन 1 साल पहले मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूँ, कई दफ़ा 12 कह चुका हूँ कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। और इसी चीज़ को आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, बल्कि ये तक कहा था कि पाकिस्तान वेंटिलेटर पे है और अमेरिका इसको वेंटिलेटर प्रोवाइड कर रहा है, पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को स्टार्ट में ही बेकारी कहा था। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या है? ये अचानक हो रहा है, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ये हम शुरू से कह रहे हैं कि ये सारा कुछ जो पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी, आवाम को तकलीफ दी जा रही है, इनको मायूस किया जा रहा है रियासती इदारों से, या ओवरऑल जब रियासती इदारों से मायूसी होगी तो रियासत से होगी। तो ये पूरी सोची समझी साजिश है, जो कि 9 अप्रैल 2022 से एग्जीक्यूट होना शुरू हुई है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी लुटेरे, चोर, उचक्के, गद्दार शामिल नहीं है, गलतगर शामिल नहीं, बल्कि ये एग्जीक्यूटेंट है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हेड करता है, जिसका रिंग लीडर मैं हमेशा कहता हूँ अमेरिका है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे किसी इलाके का जागीरदार, वडेरा या फिर कोई सरदार वो नहीं चाहता कि अब उसके इलाके के जो कमीन, गरीब, मुसल्ली या इस तरह के जो अल्फाज हमारे मौजूद हैं हमारे भाषा में, अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ लिख के मेरे मुकाबले पे ना खड़े हो, तो वो कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता है, उनको एजुकेशन से दूर रखने की कोशिश करता है, जो मॉडर्न डिवाइसेज है या इन्वेंशंस है उनको दूर करने की कोशिश करता है। मुख्तसर ये है कि अमेरिका भी इसी तरह डेवलपिंग कंट्रीज़ या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, उनको किसी तरह भी नहीं चाहता, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के जो सारे किरदार हैं वो नहीं चाहते कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किस तरह से आगे बढ़ सके। और पाकिस्तान को 77 ईयर्स में सबको मालूम है कि अमेरिका किस तरह चलाता है। वज़ीर आज़म या बड़े ओहदों पे उनकी मंजूरी के बगैर नामुमकिन तकरीबन हो जाता है कि किस तरह आ सके, या फिर इसी तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सारे ये रिकॉर्ड है हिस्ट्री का कि उनकी मंजूरी के बगैर वो भी नहीं आते। तो पाकिस्तान को अब इन्होंने जो किया है, और वो पाकिस्तान को इस लेवल पे ले आना ताकि पाकिस्तान के फ्यूचर को पूरी तरह से हम आप कंट्रोल कर लें। उसका मुस्तकबिल आपको बहुत फ्रेजाइल नज़र आता है। पाकिस्तान की मईशत है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है, सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है, इनकम ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट ख़त्म हो रही है, इम्पोर्ट ज़रा एक्सपोर्ट नहीं है तो वो श्रिंक हो जाएगी, बिजनेस ख़त्म हो गया, आईटी सेक्टर, एवरीथिंग। और फिर इंटरनेट सारा आप देख लें कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसके साथ साथ नेक्स्ट खबर ये है कि जो हम पहले कहते आए हैं कि हुकूमत जो है एक अन्य ये कानूनी तरमीम लेकर आ रही है सेनेट में, एक प्राइवेट बिल के ज़रिए, अब्दुल कादिर सेनेटर हैं उनके ज़रिए, कल पेश भी कर दिया है। उसका बैकग्राउंड सबको मालूम है, हम पहले बता चुके हैं कि पहले इलेक्शन जो 8 फरवरी में कराए गए वो शैम इलेक्शन कराए, डिटेल में नहीं जाता। उसके बाद फिर भी ये नहीं कंट्रोल कर सके और अपनी मर्जी के फेयर तरीके से नहीं ला सके, तो फिर इन्होंने फॉर्म 47 के ज़रिए सारा जल्लू फेरा। और फिर इस वक्त जो नेशनल असम्बली में मेजॉरिटी फॉर्म 47 के नाजायज़ पैदावार हैं, और इसके अलावा प्रोविंशियल असम्बली में भी मुख्तसर ये कि फिर उनके ज़रिए अब पूरा करने के लिए क्या किया कि रिजर्व सीट जो पीटीआई का हक बनते थे वो भी इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, और फिर पेशावर हाई कोर्ट और फिर 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला किया। तो उनकी जो पेशकदमी चल रही थी पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, अपनी मर्जी से कानून बनाने की, अपनी मर्जी से आइन में तरमीम करने की, उसमें रुकावट आ गई, क्योंकि दे वांटेड 2/3 मेजॉरिटी नॉट ओनली इन नेशनल असम्बली बट इन सेनेट, वो उनको अब नहीं हो सकी। उसके बाद अब क्या किया,
इन्होंने कि हमें मालूम था कि अगर ये 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी तो अपनी मर्जी से आइन में तरमीम करेंगे, अपनी मर्जी से अपने स्टेट्स के लिए, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, आवाम को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए। लेकिन फिलहाल एक रास्ता रुका चंद कॉन्शियस माइंड जजेस की वजह से। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए एक और तरीका इख्तियार किया गया कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्ट 1997 में, उसमें अमेंडमेंट लेके आया जा रहा है। अब उसमें अमेंडमेंट में क्या होना है कि इस वक्त 16+1 चीफ जस्टिस, ये 17 है सुप्रीम कोर्ट में। अब हमारा आइन जो है 175 से लेकर अगर 189 तक, दैट मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के मामला देखता है, सारी चीज़ें मौजूद है। तो उसमें कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि कानून को किस तरह रोका जाए। कानून हो सकता है बन जाए, क्योंकि सेनेट में उनकी मेजॉरिटी है, नेशनल असेंबली में भी प्रेसिडेंट भी वहाँ पर बैठा है। तो कानून मेरा ख्याल है कि इसी हफ्ते के एंड तक इन्होंने जल्द से जल्द करना है, कोई डिबेट नहीं होगी। बहरहाल कानून बन गया, क्या कानून के बनने के बाद ये सारा कुछ इम्प्लीमेंट हो जाएगा? तो मेरे पास मैं समझता हूँ एक चीज़ हमारे पास मौजूद है, आवाम के पास, उन पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टी, खासकर पीटीआई, जमात इस्लामी वगैरह, कि वो इन्वोक कर सकती है जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3). इसमें आप बिल्कुल ले सकते हैं स्टांस कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, हमारे बुनियादी हकूक के अगेंस्ट है, और मालाफिडीज भी मौजूद है, अल्टीरियर मोटिव्स भी मौजूद है। किस तरह उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को फ्लाउट किया। तो बहुत से ग्राउंड लेके आप इसको रोक सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जब एक्ट बनेगा तो उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियल कमीशन है वो अब बुलाया जाएगा, इजलास बुलाया जाएगा, और वो सारा प्रोसेस होगा, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे पहले एक्ट को आप रोक सकते हैं, आप सस्पेंशन ऑर्डर ले लेंगे, तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस फॉर पाकिस्तान। और फिर इलेक्शन आगे जो है मंसूर अली शाह साहब का अगर रास्ता क्लियर होता है तो ठीक होगा। अदरवाइज, क्योंकि इस वक्त मेजॉरिटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो कॉन्शियस में उन्होंने फैसला कर लिया है कि काजी फाइज ईसा के साथ नहीं चलना, क्योंकि इट्स वेरी क्लियर, पिक्चर क्लियर हो गया है कि इनके मकासद क्या है, सिर्फ अपने मकासद को प्रोटेक्ट करना और पाकिस्तान की जई तई फेर देना, पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को ख़त्म करना। मुख्तसर ये है कि ये जुडिशल मार्शल तो मौजूद है, अब वाज़ेह नज़र आता है कि ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, जुडिशल मार्शल के ज़रिए जुडिशल कू किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह तो जैसे भी हालात होंगे मुकाबला तो करेंगे। ये है उसके बाद जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से मैंने वीलॉग भी किया था, और कुछ आगे भी मामला चलेंगे तो इसको आगे अपडेट करते रहेंगे। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बारे में कुछ और दो पहलू से मैं बात करना चाहता हूँ इस मैटर को, कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के पीछे गलत घर क्यों पड़े। आप सबको मालूम है कि जब ये सारा कंट्रोल मैनेजर कंप्रोमाइज सिस्टम हो चुका था और जुडिशल सिस्टम, तो चंद जजों ने आवाज़ हक बुलंद की, और वो थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस, जिनमें 8 में से 6 जजेस ने एक लेटर लिखा था। बैकग्राउंड यही है कि जब टेरियन वाइट केस था जिसमें वो इमरान खान साहब को सज़ा देना चाहते थे, लेकिन ये केस बनता ही नहीं था, तो जस्टिस आमिर फारूक के अलावा जस्टिस जहांगीरी साहब और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब इसमें बेंच में थे। तो उनको अप्रोच करवाया गया कि जनाब जो आप फैसला करेंगे आमिर फारूक साहब, आपने उसकी हाँ में हाँ मिलानी है। मुख्तसर उन्होंने ना कर दी। उस वक्त से उनको प्रॉब्लम शुरू हुई। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के को हरास किया गया, उनके वालिद साहब को रात को उठा लिया गया और फिर ला के यहाँ पर उनके घर पे रात को लेट नाइट उनको भेजा। तो परेशानी दिखाना ये था कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो बड़े हैरान हुए। बहरहाल वो डटे रहे और वो डरे नहीं। इस तरह जहांगीर साहब भी नहीं डरे, और फिर जहांगीर साहब का जो कैमरे का बेडरूम से वो निकला, वो सारी चीज़ें पता है, उनको अप्रोच मुश्किल में डालने की कोशिश की, लेकिन वो फिर डटे रहे। और फिर उसके बाद फिर ये जाली डिग्री या सो कॉल्ड के जनाब अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किया गया। तो इस हवाले से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये उन तमाम जजेस को निशाना इबरत बनाना चाहते हैं जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहते हैं। जैसे बाबर सत्तार साहब को आपको मालूम है कि किस तरह से ट्रॉलिंग की गई, किस तरह से उन्हें हरास करने की कोशिश की, और वो कंटेम्प्ट ऑफ केस कोर्ट केस फुल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुन रहा है। गालबन 19 सितंबर को इसकी हेयरिंग होगी। ये लंबी दास्तान है। मुख्तसर ये कि हर वो जज जो बोलना चाहता है उसे नुकसान पहुंचाने की, उसे हरास करने की, ब्लैकमेल की कोशिश की जा रही है। और मैं समझता हूँ इट इज़ वन ऑफ दी वर्स्ट एग्जाम्पल इन दी जुडिशियल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि एक 35-40 साल पुराना केस को उठा के और इस तरह से इलेजिटिमेट डिक्लेयर करवाना, तो फस्तायत इसी को कहते हैं। इसी बारे में मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो हम पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि वो वहाँ पर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है,
और सिंपल मेजॉरिटी के साथ वो ना सिर्फ कानून ला सकते हैं बल्कि आईनी अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो उस हवाले से मुझे याद आता है कि जनाब इतनी पावरफुल कॉज जब हम डिस्कस करते थे तो उसमें यह था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकती लेकिन सब कुछ बना सकती है। लेकिन हम ये कहते थे कि जब इतना है तो वो ये भी बना सकती है। और हमारी ये हुंता की हुकूमत है या फिर सियासी माफिया ये गैरतगर की हुकूमत है, ये भी करना जानती है। इन्होंने तारिक जहांगीर साहब के केस में कर दिया, बल्कि फवाद चौधरी और चंद दोस्तों ने ये कहा कि ये नादरा में कल ये ना कह दें कि नादरा में ये किसी का भी नाम कि जनाब ये बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये गलत नाम है, ये पता नहीं कौन है, इसकी जो है ना आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को मुअत्तल कर दें या कैंसिल कर दें। तो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान में हो सकता है, ये पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है। इसके साथ साथ एक अखलाकी हवाले से मैं ज़रूर कि उन बेशर्मों को जो 12 डीन, ज़्यादातर डीन्स थे वो प्रोफेसर थे, जिन्होंने इनकी डायरेक्शन में किस तरह तेज़ी से गैर कानूनी तरीके से आउट ऑफ प्रोसीजर, आउट ऑफ रूल्स तारिक जहांगीर साहब की जो LLB की डिग्री है उसको अनफेयर मीन्स की वजह से कैंसिल कर दिया है। तो वो लोग बेशर्म लोग हैं, गैर अखलाकी मतलब अखलाकी तनज़्ज़ुली की हद को छू रहे हैं। इनको शर्म दिलाना चाहिए, आवाम को भी देखना चाहिए कौन कौन से हैं, इनसे नफरत करनी चाहिए कि इन्होंने हक के खातिर खड़े होने के बजाय और ताकत किसी लालच की वजह से या डर और खौफ की वजह से गैर आइनी गैर अखलाकी फैसला किया। तो माशरे जो है वो फ्लरिश होते हैं, वो ग्रूम करते उस वक्त जब माशरे में इंसाफ होता है, माशरे में आइन की पासदारी होती है, जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी होती है, उनके बुनियादी हकूक़ अवाम को मिलते हैं। जब इंसाफ मिलता है तो खुद ब खुद माशरे तरक्की करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो वर्स्ट एग्जाम्पल है। मैं इकबाल को जब यंग एज में पढ़ता था तो उस हवाले से मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। जब इकबाल साहब कहते हैं कि जो तुम्हारी तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाँ बनेगा ना पायदार होगा। मैं बड़ा हैरान हूँ कि आज तो 125 साल हो गए, हाल में 1907 में ये इन्होंने शेर किया लिखा था। या इसी तरह से क्या तुमने देखा नहीं मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन है अंदरून तारे की चंगेज़ी। तो जज्बाती शायरी तो अपनी जगह पे है, लेकिन जब लॉजिकली आप इसका पोस्टमार्टम करते हैं तो मैं समझता हूँ ये लॉजिक से हट के था। वो तहजीब कल भी फ्लोरिश कर रही थी, आज भी कर रही थी। वजह क्या है कि जो गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम है उन्होंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए हैं, यानी कि वो इंसानियत की कदर करते हैं। चाहे वेस्ट में यूरोप में चले जाए, अमेरिका चले जाए, कनाडा चले जाए, वहाँ पर मल्टी लिंग्विस्टिक मल्टी एथनिक सोसाइटी कायम है, लेकिन किसी को कोई कंसर्न नहीं है कि कोई अब सिनागोग जा रहा है, कोई चर्च जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई मंदिर जा रहा है। सब भाई भाई एक तरह अमेरिकन या यूरोपियन या कैनेडियन होकर रहते हैं। औरत कम कपड़े पहनती है, ज़्यादा कपड़े पहनती है, आधा पहनती है, मर्द क्या पहन रहा है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं। क्यों? ये इंडिविजुअल मैटर्स है। हाँ, वो कायम इसलिए कि वहाँ पर इंसाफ मिलता है। अगर किसी ने ब्रीच किया है, चाहे छोटे ने किया है, बड़ा ने किया, अमीर ने किया, गरीब ने किया है, तो कानून उसी तरह हरकत में आएगी जो ताकतवर के लिए आती है। इसलिए वहाँ पर कायम है। वो मेरिट पे फैसला करते हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो सोसाइटी फ्लरिश उस वक्त होती है जब मुल्क में अमन के इंसाफ होगा, और जब इंसाफ होता है तो अमन आता है और खुशहाली आती है। लोगों को एहसास होता है ये हमारी स्टेट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। अभी रिसेंटली आप देख लें कि जो यूके में हुआ, एक पाकिस्तानी कोई फरहान था, उसने कोई शोशा छोड़ा और फिर वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे राइटिंग शुरू हो गई। लेकिन राइटर तो थे उसमें 12 साल से लेके 50-60 साल तक के लोग मौजूद थे उसमें, लेकिन जिस तरह से स्टेट एक्शन में आई और तेज़ी से लोगों को पकड़ा और फिर सजाएं दी, अभी तक मेरे ख्याल 400 बंदों को सजा दे चुके हैं। तो जिसकी वजह से जब उनको एहसास हो जाता है कि अगर हमने कोई रॉन्ग किया तो स्टेट खड़ी होगी, तो फिर ऐसी स्टेट्स में गलत काम नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कोई शख्स, बल्कि कुछ अर्से पहले यही काजी फैज़ल ने जब पूछा था कि आप सारे वहाँ पर जूरिस्ट बैठे हुए थे, साहब का जजेस थे या वकला थे, कि आप बताएं कि हमारी जुडिशरी पे कितना आपको एतमाद है, तो किसी ने उंगली नहीं उठाई थी। तो जिसकी जुडिशरी पे एतमाद जुडिशियल जूरिस्ट नहीं करते, आवाम के पास चले जाएं तो वो मायूस हो गए। तो हमारे माशरे का हाल इस वजह से भी बुरा है कि कंट्रोल कर लिया गया है, चंद ताकतों ने अपनी मर्जी से इसको चलाना सीख लिया है, और इसकी वजह से हमारी तबाही बर्बादी मुकद्दर बनती जा रही है। आखिर में मैं ये करता चलूँगा कि वो ये एक और मिसाल है कि
जो IPPs के साथ मुआहदे हुए हैं, सबको मालूम है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी थे और इसमें चंद खानदानों ने फ़ायदा उठाया। 80% जो पाकिस्तानी हैं जो IPPs चला रहे हैं और 1800 अरब से ज़्यादा हर साल वो कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि वो बिजली पैदा ही नहीं करते और उनको मिल रहा है। तो वो IPPs के मुआहदे भी खुफिया रखे हैं। हमने 2015-16 में ये कहा था कि नवाज शरीफ ये माइंस बिछा के जा रहा है कि अवाम को आगे आने वाले सालों में पता लगेगा। मुख्तसर ये है कि IPPs को जब सेनेट की कायना कमेटी ने बुलाया और उन्होंने कहा जनाब एग्रीमेंट दिखाएं, तो उसने एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के बंदे ने कह दिया कि जनाब हमारे ये स्टेट सीक्रेट है, ये एग्रीमेंट हम आपको नहीं दिखा सकते। तो ऐसी स्टेट में क्या हो सकता है आपको सबको मालूम है। आखिर में समीना पाशा ने एक ट्वीट किया, वो पढ़ के मैं इजाजत चाहूंगा। पहले उम्मीदवारों को डराया कि इलेक्शन ना लड़ो, फिर RO को डराया कि रिजल्ट बदलो, फिर जज को डराया कि बदले रिजल्ट पर फैसला ना करो, फिर जज को डराने के लिए जाली डिग्री का केस बनाया, फिर इस डिग्री को जाली साबित करने के लिए प्रोफेसर को डराया। अब किसको डराना है? घटिया बन की भी कोई हद होती है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, वस्सलाम। लेकिन इससे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे व्लॉग को आपको रेगुलर मिलते रहे। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।